अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। आज हमें पढ़ना है। ये प्रश्नावली 1.4 हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था करने के लिए, हमने कहा था, आप लोगों ने शायद कर भी लिया होगा। तो पिछली कक्षाओं में आप यह पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं योग और गुणन के क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन नियमों को संतुष्ट करती हैं। और हम यह भी पढ़ चुके हैं कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या शून्य छोड़कर भाग दें, यानी शून्य से भाग नहीं देना, शून्य को छोड़कर किस संख्या से भाग करना है, तभी हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अर्थात जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सापेक्ष परिमेय संख्याएं समृद्ध, क्लोज होती हैं। यानी अगर परिमेय संख्याओं का जोड़ करेंगे तो परिमेय संख्याएं मिलेंगी, या परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमें परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, इसी को क्लोज्ड बोलते हैं। ठीक है, समृद्ध होती है। यहाँ आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं भी योग और गुणन की क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन नियमों को संतुष्ट करती है, परंतु अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदा अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए परिमेय में तो परिमेय होते थे, लेकिन अपरिमेय में ऐसा नहीं कि गुणा करेंगे अपरिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या में तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए √2 है और √2 है, घटाया गया है। √2 माइनस में √2 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन 0 आपको पता है क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे √3 गुणा करेंगे, √3 बराबर कितना आएगा, रूट में 3 त्रिका 9 और बराबर किसके आ गया, 3 के। देखिए अपरिमेय संख्या थी, ये भी क्या थी, अपरिमेय संख्या थी। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। गुणा करेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमें क्या मिले, अपरिमेय संख्या मिले। अगर अपरिमेय संख्या का गुणा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, भाग कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए भाग की क्रिया करके दिखाया है। √17 बटे √17 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, 1। और 1 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। आइए अब हम देखें कि जब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं और अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है। उदाहरण के लिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, सभी को मालूम है। तब 2 + √3 यानी दो परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा गया है। और 2√3 यानी एक परिमेय संख्या है √2 और एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √3 एक अनासानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए यही बात 2 + √3 और 2√3 के लिए भी सत्य। अतः 2 + √3 यानी जोड़ रहे हैं एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या में तो हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। ये पूरी की पूरी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे यहाँ पे ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, लिखा गया है पर अपरिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या में यदि हम परिमेय संख्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे 0 को छोड़ करके तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। भाग करने के लिए 0 को छोड़ देंगे, बाकी जोड़ने घटाने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होंगी। उदाहरण जांच कीजिए, क्या 7√5 7/5 √2 + 21 π-2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं है। ठीक है, √5 देखिए, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम चाहे गुणा करें, भाग करें, जोड़ें या घटाएं, कुछ भी करें, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या का गुणा है तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। ऐसे √5 का भाग किया गया तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। यहाँ पे √2 है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे पाई है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। यानी जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने पर परिमेय संख्या के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर अपरिमेय है तो अपरिमेय रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई। प्रत्येक क्या है, सभी अनासानी अनावर्ती दशमलव आता है, सभी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या जोड़ देने से। ठीक है, संख्या तब भी वही रहती है। उदाहरण के लिए उदाहरण 13 देखेंगे, 2√2 + 5√3 √2 माइनस में 2√3 को कह रहा है जोड़ना है। तो जोड़ना है, देखिए तो यहाँ पर कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं। पहले जैसे मान लो कि रूट में 2 दिया गया, रूट में 3 दिया गया है जोड़ने के लिए, रूट में 2 और रूट में 3। जब भी हमें जोड़ना होगा तो समान चीज़ों को हम जोड़ेंगे रूट में। ठीक है, समान परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे।
जहाँ पे समान अपरमेय संख्या वाले पद होंगे उन्हीं को जोड़ना होता है और उन्हीं को आपस में घटाना होता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग केवल क्या करते हैं, पास पास रख देते हैं इसको। देखिए, तो यहाँ पे जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे क्या है √2। अगर √2 के पहले कुछ नहीं लिखा गया तो 1 मानेंगे हम लोग, यानी 2 और 1 3√2 हो गया। अब आगे यहाँ पे 5√3 है और यहाँ पे 3√3 है, एक प्लस है एक माइनस, यानी घट जाएगा। घटेगा कितना, 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, और ये √3 रहेगा। देखिए, ये जो अपरमेय पार्ट होगा, ठीक है, अपरमेय वाला पार्ट है √3 √2, ठीक है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, केवल परमेय पार्ट पे प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आ रही है जोड़ने घटाने पर। जैसे 2 और 1 था यहाँ पे परमेय पार्ट 3, और फिर अपरमेय क्या है √2, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो ऐसे रहेगा। फिर ऐसे √3 है यहाँ पे अपरमेय परमेय पार्ट, अपरमेय पार्ट, परमेय में 5 है, यहाँ पे क्या है 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। उम्मीद है इतनी बात आप लोग को समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है गुणा करना है। गुणा करने के लिए देखिए 6 गुणा में 5 रूट है और गुणा 2√5 का करना है 2√5। तो देखिए 5 और परमेय को परमेय से और अपरमेय को अपरमेय से पहले गुणा करेंगे हम लोग, तो 2 6 कितना आएगा 12 गुणे में। अब रूट में जितनी भी संख्या है सबको अंदर कर लेंगे, 5 में 5 गुणे 5 25 होगा, 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, ये वाला 5 और ये 5 रूट का 25, √5 25 का मतलब क्या होता है 5 और गुणे 12 बराबर 60। देखिए, अगर अब बात आपको समझ में आती है, 2 बार अगर रूट किसी संख्या का लिया गया है, कोई संख्या 2 बार रूट के अंदर में है, ठीक है, तो उसे हम रूट वहाँ से हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे √5 और √5 था, √5 यहाँ पे है और एक √5 यहाँ पे है, दोनों का गुणा किया गया तो हम दोनों को गुणा करके √25 ना लिख करके सीधा सीधा 5 लिख सकते हैं। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही है तो ये सब करने की जरूरत नहीं कि √25 लिखो फिर 5 लिखो, आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है, 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। अब भाग करना है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। पहले 8 रूट में क्या है 8√15 बटे में कितने से भाग करना है 2√3 से। देखिए, परमेय का परमेय से भाग करेंगे, अपरमेय का अपरमेय पार्ट से भाग करेंगे। 2 का 4 से भाग किया 8 में 4 बार गया और 3 का भाग करेंगे 5 बार जाएगा। ठीक, कितनी बार गया ये 5 बार, तो बचा कितना 4 इधर हो गया और इधर कितना बचा है √5। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई। यानी परमेय का परमेय पार्ट से भाग करेंगे, अपरमेय का अपरमेय से भाग करेंगे। अगर गुणा के रूप में लिखा गया है तो इस तरीके से गुणा के रूप में है, जैसे 8 गुणे में √15 है, 2 गुणे में √3 है और भाग करना है, तो ऐसा करेंगे हम लोग। इन उदाहरणों से आप निम्नलिखित तथ्यों को के होने की आशा आप कर सकते हैं जो सत्य है। देखिए क्या क्या सत्य है, इन उदाहरणों से आप निम्नलिखित तथ्यों के होने की आशा कर सकते हैं जो सत्य है। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरमेय होता है। जोड़ना हो या घटाना हो क्या मिलेगा हमें, अपरमेय मिलेगा। एक अपरमेय संख्या के साथ एक शून्येतर यानी नॉन जीरो परमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरमेय होता है। यानी जीरो से ना तो हम गुणा करें ना तो भाग करेंगे, एक परमेय अन्य रहेगी जीरो के अतिरिक्त, या फिर गुणा करेंगे अपरमेय का अपरमेय के साथ या भाग करेंगे एक परमेय और एक अपरमेय का, तो अपरमेय संख्या मिलेगी। यदि हम दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें अथवा एक अपरमेय संख्या को दूसरी अपरमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परमेय या अपरमेय कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर अपरमेय को अपरमेय से गुणा भाग जोड़ना घटाना कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि अपरमेय मिले, वहाँ पे परमेय भी मिल सकता है। अब हम अपनी चर्चा वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल निकालने की संक्रिया पर करेंगे। आपको याद होगा कि यदि ये एक प्राकृतिक संख्या है तो √a बराबर b का अर्थ है कि b² बराबर a, अर्थात b ग्रेटर देन 0। क्या b ग्रेटर देन 0, यही परिभाषा धनात्मक वास्तविक संख्याओं पर भी लागू की जा सकती है। मान लीजिए a 0 से बड़ा है, a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, a बड़ा है 0 से पढ़ते हैं वास्तविक संख्या, तब √a बराबर क्या है b, अर्थ है b² किसके बराबर है a के और b 0 से बड़ा है।
अब देखिए यहाँ पे आगे हमें जैसे कोई संख्या दी गई, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर दिया गया, जैसे 3.5 दिया गया है, 3.5 जो यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके ऊपर रूट लगा दें। तो अब इस संख्या को अगर हमें संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन अगर जैसे 3.5 करेंगे रूट में, वैसे कोई भी संख्या दशमलव की होगी, सबके लिए एक ही तरीका है। यहाँ पर सीखेंगे कैसे करना है, और आगे जो प्रश्नावली मिलेगा हम लोग डायरेक्ट उसको कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जैसे 3.5 यहाँ पे लिखा गया रूट में, तो 3.5 की एक लाइन खींचते हैं सबसे पहले। 3.5 की एक हमने लाइन खींच दिया। अब इसके बाद पटरी से आपने 3.5 सेंटीमीटर मापा होगा, अब फिर 1 सेंटीमीटर और माप लो आप, 1 सेंटीमीटर और ले लो, अगर ये सेंटीमीटर में इकाई मान लो ये। तो अब यहाँ पे एक अर्धवृत्त, इसका मध्य बिंदु पता कर लेंगे हम लोग, ठीक है। मान लो ए है ये पॉइंट क्या है, बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी। ए बी सी सबको दिख रहा है। इसका मध्य बिंदु पता करेंगे, मान लेते हैं क्या है मध्य बिंदु, इसका क्या मान लेते हैं हम लोग, वो मान लेते हैं। मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, ओ। यहाँ पे मान लेते हैं कि ओ आपका है, क्या है, वो आपको दिख रहा है। अब ओ से ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचते हैं, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में खींच के दिखाया है, इस तरीके से खींच लेंगे हम लोग, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो बी पॉइंट है ए, बी को जब हम सीधा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, बी का जब परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो जो लंब आएगा यहाँ पे ड्रा करेंगे हम लोग, ठीक है। ये दूरी यानी क्या है, बी डी। ये बी डी आपको दिख रहा है, बी डी। तो बी डी जो होता है वही √3.5 होता है। बात समझ में आ रही है। बी डी क्या आएगा, √3.5। अब इस बात को देखिए, प्रूफ करके दिखाया है बी डी √3.5 कैसे होगा। जैसे यहाँ पे 3.5 आएगा, अन्य सवालों के लिए जितना कहेगा उतने की लंबाई खींचेंगे। जैसे यहाँ पे 3.5 था, 3.5 की लाइन खींचा था पहले यहाँ पे, फिर एक और इसमें ऐड किया, फिर इस दोनों का मध्य बिंदु पता किया, मान लो कि यहाँ पे आ गया है। अब मध्य बिंदु को केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त खींचेंगे हम लोग, अर्धवृत्त खींच दिया। फिर यहाँ पे जो बी पॉइंट था, यहाँ से एक लंब ड्रा करेंगे, बी डी नाम देंगे इसको। और ये बी डी जो होगी अभीष्ट √3.5 लंबाई की होगी। और इसके आगे हमें क्या करना है उसको बाद में देखते हैं। देखिए एक दी हुई रेखा पर स्थित एक बिंदु ए से 3.5, ए से ए चित्र में देखिए आप, 1 से 3.5 की ए बी एक लाइन खींचा आपने। चिन्ह लगाने पर एक ऐसा बिंदु बी प्राप्त होता है जिससे कि ए बी बराबर 3.5 एकक। अब बी से 1 एकक की दूरी पर चिन्ह लगाइए, यानी बी से 1 एकक की दूरी क्या है, बी से 1, यानी बी सी जो आपको दिख रहा है, ये बी सी जो आपको दिख रहा है, तो इसकी लंबाई 1 यूनिट है। कितनी है, 1 यूनिट है। अब इसको कह रहा नाम सी मान लीजिए। ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात करो। ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हो आप पटरी और प्रकार की सहायता से। कैसे ज्ञात करते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे ए बी है, ए बी, मध्य बिंदु पता करना होता है, तो एक चाप आप ए पर रख के लगाते हो ऊपर, और एक चाप बिंदु बी पर रख के ऊपर लगाते हो। फिर सेम इसी प्रकार से ए से एक चाप नीचे की तरफ, बी से, फिर दोनों को मिला लेते हैं, और जिस बिंदु पर काटेगा ए, यही आपका मध्य बिंदु होता है, ठीक है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वही क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। ऐसे मध्य बिंदु पता किया हमने, यहाँ पे क्या आया, ओ आ गया, ठीक। मध्य बिंदु क्या आ गया, ओ। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे कह रहा है इस जो मध्य बिंदु है यहाँ पे ओ मान लीजिए, ओ को केंद्र मानकर ओ सी त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त बनाइए। चाहे देखिए ओ सी त्रिज्या चाहे आप मान लो, चाहे ओ ए त्रिज्या मान लो, दोनों दूरियाँ एक है चूंकि मध्य बिंदु है यहाँ पे। ए सी पर लंब रेखा खींचिए जो बी से होकर जाती है। ए सी पर लंब रेखा खींचना है जो बी से होकर जाती है, यानी बी डी। बी डी क्या है, यही √3.5 है। अब इसी को प्रमाणित किया है कि बी डी √3.5 है। तो यहाँ पे ए बी देखिए, यहाँ पे ए बी को मान लेते हैं हम लोग x। अगर ए बी x है, यानी ए बी क्या है, चित्र में तो 3.5 था, आपको जो क्वेश्चन में ये दिया गया था 3.5। अब इसी 3.5 को हम लोग मान लेते हैं x।
3.5 को x मानेंगे तो रूट में 3.5 रूट x क्या आएगा, रूट में 3.5 आएगा। रूट x क्या है, रूट में 3.5 है। रूट x ही रूट 3.5 है। ऐसे देखो जो रूट x है यही तो रूट 3.5 है, क्योंकि x को हमने क्या मान लिया है, 3.5 मान लिया है। अब आगे देखिए, एक यूनिट और आगे हम लेते हैं, यानी x+1 हो गया। ये पूरी दूरी क्या होगी, AC। ये x+1 क्या होगा, AC। AC का आधा क्या है, OA या OB, OA कह लो या OC कह लो। OA बराबर OC क्या है, AC का आधा है, यानी x+1/2। OA या OC कितना आ गया है, x+1/2। अब आगे देखते हैं, देखिए x+1/2 आ गया। इसी को OA कह लो, OC कह लो या OD कह लो। छोटा चित्र बना देते हैं। यहाँ पे O था, A C, यहाँ पे था B, A B था, और यहाँ पे क्या था, एक पॉइंट D था जो कि B पे लंब ड्रा किया गया था। ठीक, अब देखिए हम लोग अगर OB पता करें, OB OB किसके बराबर है, देखिए OC में से 1 यूनिट घटा दे। ये पूरी की पूरी क्या थी, 1 यूनिट थी। ये पूरी क्या थी, 1 यूनिट थी। यहाँ से B से C तक कितनी है, 1 यूनिट है। और ये पूरी कितनी है, OC क्या है, x+1/2। अब यहाँ से अगर OC को घटाएंगे तो OB मिलेगा हमें, माइनस में कर लेते हैं तो क्या आएगा, x-1/2। OB कितना आ गया है, x-1/2। इतनी बात याद रहेगी। देखिए OC कितना आया है, या OD ये देखिए, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या तो समान ही रहेगी हमेशा, x+1/2। और OB आपने निकाल लिया x-1/2। अब ध्यान से देखिए, आपके पास जो चित्र था, यहाँ पे O था, यहाँ पे B, और यहाँ पे क्या था, D। OB आपने निकाला है x-1/2। OC क्या था, x+1/2 OD। अब ये हमको BD निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे 90 अंश का परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया था, अरे वृत्त वाला भाग बच्चे, वृत्त का, ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वृत्त वाला भाग था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे O था, ये है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो BD² बराबर क्या आएगा, OD² माइनस OB²। OD कितना था, x+1/2 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर, x-1/2 का। तो हल करने पर BD² कितना आ गया, x। BD² कितना आ गया, x। अगर ऐसे बात समझ में नहीं आ रही तो ऐसे देख लो आप, एक बार A² माइनस B² है तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो जोड़ेंगे तो आएगा x+1/2 प्लस x-1/2। दूसरे ब्रैकेट में एक बार घटा के लिखेंगे हम लोग, तो x+1/2 माइनस x+1/2 आएगा। तो यहाँ से x कैंसिल हुआ, यहाँ पे x कैंसिल होगा। 2x/2 का मतलब x हो गया, यहाँ पे 2/2 का मतलब 1 हो गया, यानी बराबर कितना आएगा, x। बराबर कितना आएगा, x आया। BD² x आया है, लेकिन तो BD क्या आएगा, BD बराबर कितना आएगा, रूट A में x हो जाएगा। क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा। देखिए अब यही हमें जो BD था यही रूट x है, और रूट x ही क्या है, रूट में 3.5, x से 3.5 है, रूट लग गया तो रूट 3.5 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग बच्चे, देखिए ध्यान से। अब देखिए B को केंद्र मान करके क्या कर लेते हैं, अब B को केंद्र मानेंगे और D पर प्रकार को अपने रखेंगे पेंसिल को, और एक चाप लगा देंगे ऐसे, ठीक। अगर हम B को कहें कि यहाँ पे 0 है, फिर इधर 1 2 3 4 इस प्रकार संख्याएं हैं, इधर -1 -2 -3 इस तरह की संख्या है, तो जो चाप यहाँ पे काटेगा, ठीक है, संख्या रेखा को, वही पॉइंट जिस पॉइंट पर काटेगा, मान लो यहाँ पे काट रहा है, तो यही पॉइंट क्या होगा, रूट x आपका होगा। क्या होगा, रूट x। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम वर्गमूल की अवधारणा को
घन मूलों, चतुर्थ मूलों और व्यापक रूप से अन्वय मूलों जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है पर लागू करना चाहेंगे। आपको याद होगा कि पिछली कक्षाओं में आप वर्गमूलों और घनमूलों का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे 3 लिखा गया है, ऐसे एक करणी में 3 लिखा गया है और यहाँ पे लिखा गया है 8, इसका मतलब 8 का घनमूल आपको पता करना है। और आपको मालूम 8 का घनमूल कितना होता है, 2। तो यहाँ पे घनमूल कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिए घनमूल के लिए तरीका क्या है, आप 3 का जोड़ा बनाते, जैसे 8 था तो 2 गुणे 2 गुणे 2 करते हो। अब 2 का एक जोड़ा बन गया 3 बार में, 1 2 3 बार 2 हो गया, क्योंकि घनमूल था यहाँ पे 3 लिखा गया है। तो एक बार इसको लिख देंगे, जो भी संख्या रहेगी घनमूल में उसे एक बार लिख देंगे। यानी आपका आंसर कितना आया, क्यूब रूट ऑफ 2 इक्वल टू कितना आया, क्यूब रूट 8 कितने के बराबर आ गया है, 2 के बराबर आ गया है। सेम ऐसे 343 है, b की पावर 5, यानी ये 5वां मूल यहाँ पे निकालना है 5, 5th मूल ऑफ 243। 243 का मतलब क्या, 3 को 5 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणे 3, 5 बार हो गया, 243 आ रहा है गुणा करने पर। तो पाँचों को एक बार लिखेंगे, यानी अगर यहाँ पे जितना रहेगा उतने जोड़ा बनाएंगे उतने का। तो यहाँ पे 5 है तो 5 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और इसको एक बार लिख देंगे हम लोग बाहर निकाल के रूट के। तो कितना हो गया, ये 3 आ गया। ऐसे कोई भी चीज़ हो, चाहे क्यूब कोई भी मूल हो, तीसरा मूल हो, nवां मूल हो, 5वां मूल हो, दूसरा मूल हो, कोई भी मूल हो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक फार्मूला आपने पढ़ा सर्वसमीका, जिसको सर्वसमीका जो है वो आपने पढ़ा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यानी एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे और फिर गुणा कर लेंगे हम लोग। जोड़ा, घटाया, फिर दोनों का गुणा। मान लीजिए कि ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तब रूट ए बी क्या है, रूट ए बी को अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए गुणा में रूट बी। ऐसे अगर रूट ए बाई बी है, क्या है, रूट ए बाई बी है, यहाँ पे जैसे दिया गया है रूट में ए बाई बी है, तो अलग अलग रूट लिख सकते हैं, रूट ए बटे में रूट बी। ऐसे अगर यहाँ पे लिखा गया है, जोड़ना घटाना है यहाँ पे, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए जैसे रूट के ऊपर ए लगा है, जैसे स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, थर्ड में क्या है, यहाँ पर ए प्लस बी है और ए माइनस बी, इसका मतलब क्या, रूट ए का स्क्वायर माइनस में रूट बी का स्क्वायर। रूट ए का स्क्वायर होता है ए, रूट बी का स्क्वायर होता है बी, तो ए माइनस बी आपका आंसर आया यहाँ पे। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी है, ए का है तो ए का वर्ग कर लो आप, ए का वर्ग माइनस, यहाँ पे ए प्लस बी है, ए माइनस बी है रूट में, तो बी रूट बी का स्क्वायर क्या होता है, बी होता है। तो चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखा गया है क्या, रूट ए प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट डी। अब सबका गुणा करना है, गुणा करने के लिए देखिए ए का गुणा सब में करेंगे, पहले इसमें करेंगे, इसमें करेंगे। रूट ए का गुणा सी में करेंगे, क्या आएगा, रूट ए सी, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस कर लो। रूट का गुणा ए डी में करेंगे, रूट ए डी आ गया प्लस। अब इस बी का गुणा सी में करेंगे और बी का गुणा डी में करेंगे, तो रूट में क्या आएगा, बी सी आएगा, प्लस रूट में क्या आएगा, बी डी। रूट में क्या आ गया, बी सी आ गया और रूट में क्या आ गया, बी डी आ गया। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, 2a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। अब देखिए आपके पास क्या होता है, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, तो आप कहते हैं ए स्क्वायर है प्लस 2ab है प्लस बी स्क्वायर है। अब यहाँ पे रूट ए का स्क्वायर कितना होता है, ए होता है, प्लस 2 ए रूट ए बी रूट बी है, तो 2 रूट ए बी हो जाएगा दोनों, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी मिलेगा। यही बातें आपको यहाँ पे बर करके लिखा गया है। या इसको और चाहो तो ए प्लस बी, ए रूट लगा के, इंटू में एक बार और रूट ए प्लस रूट बी। अब आप गुणा कर लो दोनों का, जैसे इसका गुणा किया था, तो सेम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए।
तो 5 प्लस रूट 7 है और 2 प्लस रूट 5 है, तो दोनों का गुणा करना है। तो पहले 5 का गुणा 2 में करेंगे, फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो चूंकि एक परमेय और एक अपरमेय है तो पास पास रख दिया, 5 रूट 5 हो गया। अब 7 का गुणा 2 में करेंगे तो एक परमेय एक अपरमेय तो 2 रूट 7 हो गया गुणा। अब 5 का गुणा 5 7 में करेंगे तो 5 सते 35, दोनों के ऊपर रूट लगाया था तो रूट हो गया दोनों के ऊपर। अब सेम इसी प्रकार से इसका है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 25, बी स्क्वायर यानी रूट 5 का वर्ग 5 होता है, यानी 25 माइनस 5 कितना आएगा 20 आएगा। यहाँ पे कितना आ गया 20। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे रूट 5 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर है, तो आपको पता है ए स्क्वायर होता है यानी 3 प्लस 2 रूट ए बी होता है। रूट ए बी का मतलब 7 त्रिक 21, 2 ए बी ए 3 है, बी कितना 7 है रूट में, तो रूट में 7 त्रिक 21 प्लस बी स्क्वायर होता है कितना 7, यानी रूट 7 का स्क्वायर कितना आएगा 7, 7 और 3 कितना आ गया 10 प्लस 2 रूट 21, कितना आ गया 10 प्लस 2 रूट 21। ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ऐसे यहाँ पे है फोर्थ में ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर 11, रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 11 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 4। कह रहा ध्यान दीजिए कि ऊपर के उदाहरण में दिए गए शब्द सरल करना का अर्थ यह है कि व्यंजक को परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के योग के रूप में लिखना चाहिए। हम इस संख्या पर विचार करते हुए कि 1/√2 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है, इस अनुच्छेद को यहीं समाप्त करते हैं। हम जानते हैं कि यह एक अपरमेय संख्या है। यदि यह एक अपरमेय संख्या है तो इसे सरलता से हल किया जा सकता है। आइए हम देखें कि क्या हम इसके हर का परमेयीकरण रेशनलाइज कर सकते हैं, अर्थात क्या हर को एक परमेय संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए हमें वर्गमूलों से संबंधित सर्वसंख्याओं की आवश्यकता होती है। आइए हम देखें कि इसे कैसे किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल कह रहा है 1/√2 के हर का परमेयीकरण कीजिए। ठीक है, तो जब भी परमेयीकरण करना हो केवल रूट में दी गई संख्या 2, तो हम लोग क्या करेंगे हर का परमेयीकरण करना है तो हर में क्या है √2 है, 1/√2। जो भी चीज़ें हर में लिखी गई हैं वही चीज़ें ऊपर लिखेंगे हम लोग √2, और यहाँ भी क्या करेंगे √2। आपको पता है √2 तो ऊपर √2 रह जाएगा, 1 गुणे √2 कितना आएगा वही रहेगा, और √2 गुणे √2 कितना होता है 2। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आया √2/2 आ गया। ठीक, तो इसी को कहते हैं हम लोग परमेयीकरण करना। ठीक है, यानी हर में रूट की संख्याएं ना रह जाए, रूट ना रह जाए, यानी स्क्वायर रूट या कनाडी का चिन्ह ना रह जाए, वो इसी को हम लोग कहेंगे कि परमेयीकरण हमने किया है। देखिए √2 का गुणा और भाग करते हैं हम लोग अंश और हर में दोनों में। ठीक है, जिसका मतलब 1 होता है, और 1 से आपको पता है गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे हो गया 1 का गुणा किया कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन सरल करने के बाद यहाँ पे √2 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया हर में 2 आ गया। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में देखिए 2 प्लस √3 है। जब भी ऐसा हो तो हम देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग, यानी 2 यहाँ पे हर में है और यहाँ पे कितना है 3, किसका वर्ग ज़्यादा होगा, 2 का वर्ग अधिक होता है या √3 का वर्ग अधिक होता है। तो आप कहोगे कि 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है, यानी 2 का वर्ग अधिक हो रहा है। यदि 2 का वर्ग अधिक हो रहा है तो हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे √2 का वर्ग यदि अधिक हो रहा है तो 2 माइनस में √3, यानी जो छोटी होगी उसके पहले माइनस कर देंगे और उसी का गुणा और भाग कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो 1 का गुणा अब ऊपर करना है 2 प्लस माइनस √3 में, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 माइनस √3 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब एक मिनट, ये माइनस है, यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे माइनस है, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हम लोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए a² a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, यानी a² माइनस b², 4 a का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस में 3, यानी 4 माइनस 3 घटाएंगे 1 आएगा, यानी 1/, में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप ना लिखो तो बचा ऊपर कितना है, इसको हटा दो आप यहाँ से,
तो बचा कितना, 2 माइनस में √3, यही आपका हो गया परमेयीकरण। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह के बदले हम लोग माइनस चिन्ह कर लेंगे, अगर माइनस होगा तो प्लस का गुणा और भाग करेंगे हमेशा। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस था तो माइनस का गुणा किया, यहाँ पे भाग भी किया। ऐसे अगर माइनस होता तो प्लस कर देते यहाँ पे हम लोग। ठीक, जैसे अगले एग्जाम्पल में देखिए माइनस किया गया तो हम प्लस करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5, यहाँ पे √3 माइनस में क्या दिया गया है, √5 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे √3 माइनस √5 है, तो यहाँ पे √3 प्लस √5 का गुणा करेंगे हम लोग, √3 प्लस √5, यहाँ पे माइनस था तो बीच में प्लस कर दिया हमने। तो देखिए अब गुणा करने पर होगा क्या, तो 5 तो है ही, 5 को 5 रहने दो और सेम चीज़ ऐसे लिख दो, और बटे में क्या आएगा 3 माइनस 5, क्योंकि a² माइनस b² होगा, तो a² का मतलब क्या, 3 का √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है, तो 3 माइनस 5 हो गया। 3 माइनस 5 कितना होता है, 2 होता है माइनस में, और तो माइनस को ऊपर लेके चला आया तो कितना हो गया, माइनस में 5/2, और जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है सो लिखी गई है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 है, 7 + 3√2। अगर प्लस है तो माइनस चिन्ह का हम लोग ध्यान देंगे कि माइनस किधर लेना है। तो देखिए दोनों संख्याओं का वर्ग करो, 7 का वर्ग करो और 3√2 का वर्ग करो, किसका वर्ग अधिक आ रहा है, तो आप कहोगे 7 का वर्ग 49 होता है और 3√2 का वर्ग होता है 3 त्रिक 9, दूनी 18 ही होता है। ठीक है, तो आप कहोगे 7 का वर्ग अधिक आता है, तो आप गुणा किसका करोगे, 7 को प्लस में लेके माइनस में 3√2, उसी का भाग भी करोगे 7 माइनस 3√2। ठीक है, अब आगे सॉल्व किया है यहाँ पे वही चीज़ लिख के, तो 7 माइनस 3√2 का गुणा किया है ऊपर, तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, और नीचे क्या हो जाएगा a² माइनस b²। देखिए क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, 7 + 3√2 7 माइनस 3√2, तो 7 का वर्ग 49 होता है और 3√2 का मतलब वर्ग कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पे आ गया 49 में से 18 घटाएंगे 31 आएगा, और ऊपर जो चीज़ें 7 माइनस 3√2 लिखा गया है इसको ऐसे रहने देंगे। तो प्रमेयीकरण करने का तरीका है। तो प्रश्नावली देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पहले भी कुछ लिखा गया है, पढ़ लेते हैं क्या है। अतः अब एक व्यंजक के हर के वर्गमूल वाला पद होता है, हर में वर्गमूल वाला पद होता है या कोई संख्या कर्ण चिन्ह के अंदर हो, तब इसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक में जिसका हर एक प्रमेय संख्या है, हर को प्रमेय बनाएंगे, यानी कर्णी का जो चिन्ह रहेगा उसको हटा लेंगे, रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हर का प्रमेयीकरण कहते हैं। यानी जो कर्णी चिन्ह उसको हटाने की जो क्रिया होगी उसे ही हम लोग रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर कहते हैं या हर का प्रमेयीकरण कहते हैं। देखिए कह रहा है प्रश्नावली 1.5 में, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन प्रमेय है और कौन सी अप्रमेय है। तो आप देखिए यहाँ पे अप्रमेय दिख रहा है तो अप्रमेय हो गया। यहाँ पर देखिए अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो कैंसिल हो जाएगा √23 से, तो बचा कितना 3, 3 क्या है, एक प्रमेय संख्या। ऐसे √7 से √7 को कैंसिल कर दो तीसरे में, तो 2/7 बचेगा, 2/7 p/q के रूप में लिख दिया हमने, तो क्या हो गई, ये प्रमेय संख्या हो गई। ऐसे 1/√2 क्या है, एक अप्रमेय संख्या, चूंकि यहाँ पे एक अप्रमेय है, पाई है तो अप्रमेय हो गया। कह रहे व्यंजकों को सरल करना है, तो सरल करने के लिए आपको गुणा की क्रिया करनी है, स्क्वायर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे आप लोग स्वयं से करोगे। यहाँ पे a + b a - b है तो a का वर्ग आएगा 9, 3 का वर्ग √3 का वर्ग आएगा 3, बराबर कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ तो 6 ही रह जाएगा। ऐसे सेम इसी प्रकार से a - b a + b लिखा गया है, यानी 5 √5 का वर्ग 5 माइनस में √2 का वर्ग आएगा 2 और 1 किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। और इन दोनों को आप गुणा करेंगे, फिर इसमें वर्ग करना है, वर्ग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात में परिभाषित किया गया, यानी पाई = c/d है कहते हैं हम लोग, तथा इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अप्रमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखिए वैसे तो पाई को हम लोग लिखते हैं क्या, 22/7। जो पाई को हम 22/7 लिखते हैं, निराकरण करने के लिए कहेंगे कि पाई का जो मान है वो वास्तव में 22/7 नहीं है। ठीक है, इसका ये अनुमानित मान है। ठीक है,
इसका क्या एक अनुमानित मान है 22/7, वास्तविक मान नहीं है। ठीक है, बस केवल आपको इतना ही लिखना है। इसलिए पाई ए यानी P/Q के रूप का दिख रहा है, नहीं तो ये P/Q के रूप का आपको नहीं दिखता अगर अनुमानित मान ना लेते हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो देखिए, तो जैसे एग्जाम्पल हमने देखा था वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। केवल करना क्या है, देखिए ध्यान से बच्चे एक बार देखेंगे आप लोग। जैसे आप एक लाइन खींचना कितने का 9.3 का, 9.3 यूनिट की आपने लाइन खींच लिया एक, मान लो 9.3 है। फिर कितने की लाइन खींचनी होती है, 1 यूनिट की लाइन खींचनी होती है। आप 1 यूनिट की लाइन खींचो, मान लो यहाँ पे ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट आपका है और ये सी। अब इन दोनों का मध्य बिंदु पता कर लो आप प्रकार की सहायता से, और मान लो इसके मध्य बिंदु कितना मान लेते हो आप, इसके मध्य बिंदु को मान लेते हो आप क्या, ओ, इसका मध्य बिंदु ओ हो गया। अब ओ को केंद्र मान करके ओ त्रिज्या का एक अर्धवृत्त आप खींचिए, चूँकि ओ सी के बराबर भी इसलिए सी से होकर जरूर जाएगा। अब बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो आप और नाम दे दो इसको क्या, बी डी। अब बी को केंद्र मान करके डी से एक वृत्त खींचिए आप और इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। जो लाइन यहाँ पे थी इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। इस लाइन को ये वाला चाप, ये जो नीला वाला आया था ऊपर से, ठीक है, जहाँ पे काटेगा वही पॉइंट आपका √9.3 होगा। रूट क्या होगा, 9.3, यानी बी से दूरी, यहाँ से इस पॉइंट से ये दूरी, या ये दूरी कितनी आएगी, √9.3। केवल आपको यहाँ पे यही करना, जैसे जैसे आप बनाएंगे वैसे लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या आप कहेंगे क्या, सर्वप्रथम 9.3 एकक की एक रेखा खींची, इसको 1 यूनिट और बढ़ा दिया हमने, तो 1 यूनिट बढ़ाया यानी बी से सी तक पहुँच गए। अब कहेंगे यहाँ पे अब ए सी हो गया, ए सी का मध्य बिंदु मान लेते हैं ओ है। अब ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या की एक अर्धवृत्त खींचेंगे। अब अर्धवृत्त खींचने के बाद कहेंगे बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो वृत्त अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काट रहा है। अर्धवृत्त को डी पर काट दिया इसने। अब कहेंगे ओ को केंद्र मानकर ओ डी त्रिज्या का एक पुनः चाप लगाते हैं, जो कि ए बी रेखा को आगे बढ़ाने पर या ए सी रेखा को आगे बढ़ाने पर किसी बिंदु मान लो यम, यहाँ पे क्या मान लो पॉइंट यम पर प्रतिच्छेद करता है। यही बी एम क्या है, √9.3 यूनिट है। बी एम क्या है, √9.3 यूनिट है। अब यहाँ पर देखिए हर का परमेयीकरण करना है, तो यहाँ पे √7 का गुणा भाग कर दो, √7 बटे में √7, तो कितना आएगा √7, और बटे में यहाँ पे √7 और √7 7 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप इसको भी करोगे। ठीक है, एक को करके और दिखा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे क्या है, √7 माइनस √6 है, तो √7 प्लस √6 का गुणा करेंगे, √7 प्लस √6 का गुणा करोगे। अब √7 प्लस √6 का एक में गुणा करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो √7 प्लस √6 रहेगा। बटे में देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी है, ये √7 है, √7, तो यहाँ पे आएगा क्या, 7 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर 7 आएगा, माइनस में 6, तो इसको कितना लिखोगे आप, बराबर बटे में 1 आएगा और √7 प्लस √6। एक का तो बटे में कोई मतलब होता नहीं, तो इसको हटा दो, आप हटा सकते हो, मैं भी हटा दिया आपने। अब बचा 2 क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन आसानी से करोगे स्वयं। ठीक है, हमें नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई समस्या आएगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।